एक ऐसा प्रिजन सेल जो कि पिछले 50 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन एक दिन अचानक ही उसमें एक कैदी प्रकट हो जाता है। तो क्या है इसकी पूरी कहानी, जानेंगे आज की वीडियो में, जो कि कारागार सीरीज पे होने वाली है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली ये कि अगर आप चैनल को रेगुलरली देखते हो तो प्लीज कंसीडर करो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाने का, इससे चैनल की मदद होती है। और दूसरी बात ये कि मेरी आवाज आपको थोड़ी अलग और भारी लग रही होगी, ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी है, तो प्लीज उसको थोड़ा मैनेज करना। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीरीज के ओपनिंग सीन में हम मोहब्बत अली नाम के एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि आक्शा नगर सेंट्रल जेल का कैदी है, और साथ ही वो यहाँ एक जल्लाद का काम किया करता था। वो यहाँ अपने 3 चेलों को अपने बारे में बताता है कि उसने जेल के बाहर की दुनिया में कई सारे कत्ल किए थे और जेल के अंदर भी वो लोगों को फांसी पर चढ़ाता है, लेकिन अब वो इससे थक चुका है और अपनी बाकी बची जिंदगी खुदा का नाम लेकर बिताना चाहता है। सीन शिफ्ट होकर जेलर मुश्ताक अहमद पे आता है जो कि आईजी साहब से डांट खा रहा था क्योंकि हाल ही में इस जेल में एक लेडी बिना किसी सिक्योरिटी के अंदर घुस गई थी और उससे पहले यहाँ से एक प्रिजनर जेल से भी भाग चुका था। वहां बाहर वार्डन एक ऑफिसर को आकर बताता है कि जेल में कुल 226 कैदी मौजूद हैं, और ये बात सुनकर वो ऑफिसर वार्डन पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि जेल में केवल 225 ही प्रिजनर्स थे एंड इसीलिए वो उसे दोबारा सही से काउंट करने के लिए भेज देता है। यहाँ आईजी साहब मुश्ताक को 7 दिन का टाइम देते हैं जिसमें मुश्ताक को पता लगाना है कि वो लेडी कौन थी जो यहाँ एंटर कर गई थी और जेल का सीसीटीवी फुटेज मीडिया में किसने लीक किया। वो मुश्ताक से कहते हैं कि 7 दिन बाद मैं फिर आऊंगा और तब तक सारी रिपोर्ट्स तैयार हो जानी चाहिए। आईजी साहब के चले जाने के बाद मुश्ताक अपने एक जूनियर ऑफिसर खायर से जल्दी से उस फुटेज के बारे में पता लगाने को बोलकर अपने घर चला जाता है। घर आते ही मुश्ताक की वाइफ पन्ना मुश्ताक को बताती है कि उसने हाल ही में केक बनाना सीख लिया है और उसके लिए केक लेकर जेल में जाना चाहती है। वो मुश्ताक से पूछती है कि वो उससे कब मिल सकते हैं। मुश्ताक पन्ना को साफ मना कर देता है, सेइंग कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण वो कल उसके साथ जेल नहीं आ सकती। पन्ना मुश्ताक से नाराज हो जाती है और कहती है कि वो हमेशा ही कोई ना कोई बहाना बना देता है और उसे उससे मिलने नहीं देता। अब ये कौन था जिससे पन्ना जेल में मिलना चाहती थी, इसके बारे में हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ जेल में बाकी ऑफिसर सभी कैदियों को गिनकर वार्डन को दिखाते हैं कि जेल में इस वक्त कुल 225 कैदी ही हैं। ऐसे में वार्डन लोगों से कहता है कि उन लोगों ने लास्ट सेल को काउंट नहीं किया है, उसमें 226वां प्रिजनर है। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं क्योंकि वो सेल तो कई सालों से लॉक्ड है और वहां कोई है नहीं। इनफैक्ट वो सेल इतने पुराने समय से बंद है कि अब तो उसके लॉक में जंग भी लग गया है। वार्डन सेल के अंदर लाइट करते हुए उन लोगों को एक आदमी दिखाता है जो कि सेल के अंदर लेटा हुआ था। जी हाँ, वो सभी ये देखकर शॉक रह जाते हैं और तुरंत मुश्ताक को यहाँ बुलाया जाता है। मुश्ताक के आने के बाद उस सेल को ओपन किया जाता है जहां एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि इस सेल में काफी बूढ़ा कैदी लेटा हुआ था जिसके बाल बहुत लंबे थे और उसकी हालत बहुत खराब थी। खैर वो लोग इस प्रिजनर को नहला धुला कर उसकी कटिंग वगैरह करके उसे तैयार करते हैं। इसके बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन ये प्रिजनर कुछ बोलने का नाम ले ही नहीं रहा था। कुछ ऑफिसर्स इसे मारते पीटते भी हैं, लेकिन फिर भी ये मुंह नहीं खोलता। कई ऑफिसर्स को लगता है कि ये बुलबुल नाम का वो प्रिजनर है जो कि कुछ समय पहले जेल से भाग गया था, और वो इस प्रिजनर का चेहरा रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं, लेकिन एज एक्सपेक्टेड रिकॉर्ड में इस आदमी का कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद वो लोग सीसीटीवी फुटेज में चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रिजनर एकदम से कहां से आ गया, लेकिन यहां भी उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। अब जबकि हम प्रिजनर्स के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको कुकू एफएम पे डेवलपमेंट ऑफ सीरियल किलर नाम की ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा। जी हाँ, इस ऑडियो बुक में सैकड़ों किलर्स की मानसिकता बताई गई है कि आखिर उनके दिमाग में क्या चलता है और वो क्यों लोगों को मारते हैं। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां अब 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स है जिसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है क्योंकि कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है। अब कुकू एफएम को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगा। बस ध्यान रखना कि जब आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लोगे उसका, तो वहां आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि हॉन्ट 50 का इस्तेमाल करना, जिससे आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा। यानी कि वो 399 वाला सब्सक्रिप्शन है ना, वो मिल जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में। बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो, ऑडियो बुक्स को सुनो एंड हैप्पी लिसनिंग।
कमिंग बैक टू स्टोरी, हम अशफाक नाम के एक सीबीआई ऑफिसर को देखते हैं जो कि मुश्ताक का बेस्ट फ्रेंड है। मुश्ताक अशफाक को इस मिस्टीरियस प्रिजनर के फिंगरप्रिंट्स देता है और उससे कहता है कि तुम अपने रिकॉर्ड्स में चेक करके देखो कि ये इंसान आखिर कौन है। अशफाक यहाँ से ये फिंगरप्रिंट्स लेकर निकल जाता है और कुछ सेकंड्स के लिए हमें बुर्का पहने हुए एक लेडी दिखाई जाती है जो कि इस जेल के बाहर ही खड़ी थी, एज इफ वो यहाँ किसी पे नजर रख रही हो। इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि रात को अपने घर जा रहा था कि तभी उसकी बाइक के आगे आउट ऑफ नोवेयर एक बकरी आ जाती है, जिससे उस ऑफिसर का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज उसे आती है और उसे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। अब अगले दिन जेल में ऑफिसर्स के बीच यह अफवाह फैल जाती है कि उस ऑफिसर का एक्सीडेंट इसीलिए हुआ क्योंकि वो उन ऑफिसर्स में से एक था जिन्होंने कल रात उस मिस्टीरियस प्रिजनर को पीटा था। सब लोग ये मानने लग जाते हैं कि वो प्रिजनर गाजी बाबा है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेल में कई साल पहले गाजी बाबा नाम का एक प्रिजनर रहा करता था जिसके पास शायद सुपरनैचुरल पावर्स वगैरह थी। गाजी बाबा के मरने के बाद उसे यहीं जेल में दफना दिया गया और अब ये ऑफिसर्स मानने लग गए थे कि गाजी बाबा ही वापस आ गए हैं। यहाँ मुश्ताक को अशफाक की कॉल आती है जिसपे अशफाक मुश्ताक को बताता है कि वो प्रिजनर तो सीबीआई के डेटाबेस में भी कहीं मौजूद नहीं था। मुश्ताक उस प्रिजनर के सेल में जाकर उससे पूछताछ करता है, लेकिन वो प्रिजनर तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। इसके बाद उस प्रिजनर के सामने पेपर और पेन रख दिया जाता है और वहां उसे अपने बारे में लिखना था। वो प्रिजनर किसी अजीब सी लैंग्वेज में ही कुछ लाइन लिख कर देता है और मुश्ताक कहता है कि ये अरबी लैंग्वेज है जिसे समझने के लिए उन्हें मोहब्बत अली को बुलाना होगा। अब जब मोहब्बत अली यहाँ आते हैं तो वो बताते हैं कि ये अरबी नहीं बल्कि फारसी है और वो ज्यादा कुछ तो नहीं समझ पाते, लेकिन वो इतना जरूर समझ पाते हैं कि पेपर में कुछ 250 लिखा हुआ था और एक मीर जाफर नाम लिखा हुआ था। वो लोग उस प्रिजनर से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम मीर जाफर है, जिसपे हे डिनाइज और सर काटने का इशारा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेल का सीनियर गार्ड गाजी बाबा की कब्र के पास आकर मन्नत मांग रहा था और उसे देखकर दो प्रिजनर्स यहाँ आते हैं और वो गार्ड ने बताता है कि वो जो मिस्टीरियस प्रिजनर यहाँ अचानक आ गया है वो और कोई नहीं बल्कि खुद गाजी बाबा ही है जो दोबारा जन्म लेकर यहाँ प्रकट हुए हैं। थोड़ी देर बाद अशफाक यहाँ आता है जो कि इस मिस्टीरियस प्रिजनर से पूछताछ करता है और इस बार वो प्रिजनर साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है, जिसे देखकर अशफाक अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे अशफाक की फ्रेंड महा काम आती है जिसे साइन लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज थी। महा उस प्रिजनर से साइन लैंग्वेज में बात करती है जहां उसे पता लगता है कि प्रिजनर ने किसी मीर जाफर का कत्ल किया था। वो प्रिजनर बताता है कि ये मीर जाफर वही इंसान है जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। वो बताता है कि मीर जाफर की वजह से उसे अपना सब कुछ खोना पड़ा था, इसीलिए वो मीर जाफर के यहाँ कुक बनकर गया और एक दिन मौका पाकर उसने मीर जाफर के खाने में जहर मिला दिया। अब माँ उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज रह जाती है और उससे कहती है कि मीर जाफर की कत्ल तो किसी और तरह से हुई थी, तो वो क्या कह रहा है। वो प्रिजनर बताता है कि वो पिछले 250 सालों से ही कारागार यानी कि जेल में है क्योंकि उसने ही मीर जाफर को जान से मारा था और इसी दौरान हिस्ट्री में मीर जाफर की मौत के बारे में झूठ लिख दिया गया था। इस इंटरोगेशन सेशन में सभी लोगों का सर घूम जाता है और किसी को भी समझ ही नहीं आता कि ये आदमी 250 साल से कैसे जिंदा है। रात को मुश्ताक की वाइफ पन्ना मुश्ताक से पूछती है कि कल तो उसका बर्थडे है, क्या कल भी वो उससे नहीं मिल पाएगी। मुश्ताक बिना कुछ रिप्लाई दिए सो जाता है। तो अगली सुबह मुश्ताक ग्रेवयार्ड में अपने मरे हुए बेटे के लिए प्रेयर करने जाता है, जहां में पता चलता है कि मुश्ताक के 2 बेटे हुआ करते थे, जिनमें से एक तो जन्म के बाद ही मर गया और दूसरा अभी उसकी खुद की जेल में है और ये वही पर्सन है जिससे मिलने की जिद मुश्ताक की वाइफ पन्ना हमेशा करती रहती है। दूसरी तरफ जेल में एक ओल्ड प्रिजनर बाकी प्रिजनर्स को बताता है कि हम सबकी लाइफ में जो भी चिंताएं हैं उन्हें सिर्फ गाजी बाबा ही ठीक कर सकते हैं, तो ऐसे में सबको गाजी बाबा को पूजना होगा। इसीलिए एक एक करके सारे प्रिजनर्स सेल नंबर 145, ये बेसिकली वही सेल था जिसमें वो मिस्टीरियस प्रिजनर अपीयर हुआ था, उस गेट पे धागा बांधना शुरू करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम महा को देखते हैं जो कि अशफाक की वाइफ से कुछ बातें कर रही थी और इस दौरान हमें पता चलता है कि महा अपने फादर को काफी समय से खोज रही है। महा की मदर जिनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, उन्हें ट्रीटमेंट के जरिए जिंदा रखा गया है और क्योंकि वो अपनी मदर को मरने से पहले अपने डैड से मिलवाना चाहती है तो इसीलिए वो अपने डैड को खोज रही है। इसी बीच अशफाक यहाँ आता है और महा से कहता है कि हमें फिर से तुम्हारी हेल्प चाहिए और वो दोनों रात को जेल जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन रात से पहले शाम को पन्ना जेल में अपने बेटे साजिद से मिलने आती है और यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मुश्ताक ने ही साजिद को यहाँ छिपा रखा था। दरअसल साजिद सट्टे में काफी पैसे हार गया था, जिसके बाद कुछ गुंडे साजिद को खोज रहे थे और उनसे बचने के लिए ही मुश्ताक ने साजिद को यहाँ जेल में छिपा रखा था। इनका प्लान था कि जब साजिद का पासपोर्ट बन जाएगा तो ये लोग साजिद को देश के बाहर ही भेज देंगे। अब रात को हम मुश्ताक, महा और अशफाक को उस प्रिजनर के पास देखते हैं जहां वो लोग उससे पूछते हैं कि 250 साल से वो कहां था। वो प्रिजनर ने बताता है कि 250 साल से वो जेल में ही था। यहाँ से पहले उसे अंडमान के एक जेल में रखा गया था। वो बताता है कि हर कुछ साल बाद प्रिजनर्स को एक से दूसरे कारागार में यानी कि जेल में शिफ्ट किया जाता है।
तो इसलिए वो इस कारागार में है, साथ ही यहाँ से वो कब फ्री होगा। वो प्रिजनर महा को बताता है कि इससे पहले वो नॉर्थ सेंटिनल में था एंड एक दिन जब वो सोकर उठा तो उसने अपने आप को इस कारागार में पाया। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता। महा अशफाक और मुश्ताक को बताती है कि नॉर्थ सेल्यूलर अंडमान में ही एक जेल है और वहां आदिवासी प्रिजनर्स को सीक्रेट तरह से छिपा कर रखा जाता था। आगे बात करने में वो प्रिजनर कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इतने साल तक कैसे जिंदा रहा हूँ। उसका कहना था कि वो किसी भी इंसान की आंखें देखकर बता सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है और उसका नेचर क्या है। ऐसा कहते हुए वो बताता है कि 302 नंबर जो कैदी है वो निर्दोष है और उसे यहाँ नहीं रखना चाहिए। अब अचानक ही जेल में कुछ तेज आवाज होने लगती है, जिसे सुनकर सभी गार्ड बाहर आते हैं और यहाँ वो देखते हैं कि सभी प्रिजनर्स अपने अपने सेल की विंडो को बजा रहे थे और शोर मचाने लग गए थे। यहाँ महा और वो प्रिजनर जब अकेले होते हैं तब वो महा के पेट की तरफ देखता है, जब वो समझ गया था कि महा प्रेग्नेंट है और महा भी इस चीज को नोटिस करके काइंड ऑफ शॉक रह जाती है कि उसे कैसे पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं दूसरी तरफ अशफाक और मुश्ताक गार्ड से पूछते हैं कि ये कैदी शोर क्यों मचा रहे हैं, जिसमें वो लोग बताते हैं कि कैदी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि कोई भी उनके गाजी बाबा यानी कि उस मिस्टीरियस प्रिजनर को परेशान ना करे। अब इस पॉइंट पे लोग रियलाइज करते हैं कि इस प्रिजनर ने यहाँ अपनी ऐसी पहचान बना ली थी कि वो बाकी प्रिजनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, यानी कि दूसरे प्रिजनर्स उसके लिए मरने तक के लिए तैयार थे। अशफाक और मुश्ताक अपने ऑफिस में आकर डिस्कस करते हैं कि आखिर उस मिस्टीरियस प्रिजनर की बातों का क्या मतलब है और क्यों उसने 302 नंबर प्रिजनर के बारे में ऐसा कहा कि वो निर्दोष है, उसे छोड़ देना चाहिए। पहले इसे पता करने के लिए वो लोग नंबर 302 को बुलाते हैं, जिसका नाम उमर शरीफ था। वो लोग उमर से पूछते हैं कि वो किस केस में यहाँ आया है। उमर बताता है कि वो कत्ल के केस में यहाँ आया है, लेकिन उसने किसी का भी कत्ल नहीं किया था, वो तो बस कत्ल वाली जगह पे था और इसलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। दरअसल उमर एक अल अमीन सिगार नाम के चेयरमैन के यहाँ सेक्रेटरी का काम किया करता था और एक रात वो दोनों कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उमर रास्ते में ही सो गया था और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने साथ में अल अमीन की मृत शरीर को देखता है। उमर बताता है कि अल अमीन का कत्ल दरअसल उसके ड्राइवर ने किया था, जिसका असली नाम राजेश्वर पॉल था और वो एक फेक आइडेंटिटी बनाकर अल अमीन के यहाँ उसका कत्ल करने के इरादे से काम पर लग गया था। पुलिस को इसके बाद उस ड्राइवर का कुछ पता नहीं चल सका और इस केस को क्लोज करने के लिए पुलिस ने उमर को ही जेल में डाल दिया। तो इसके बाद अशफाक मिस्टीरियस प्रिजनर को उमर के पास लेकर आता है। अशफाक उस प्रिजनर से कहता है कि तुम उमर की आंख में देखकर बताओ कि असली कातिल कौन है। वो प्रिजनर अशफाक को एक नोट लिख कर देता है। ना अशफाक जब अपने ऑफिस के वॉशरूम में होता है तब उसकी बात अपने कलीग एहसान से होती है। दरअसल एहसान ही उमर के केस पे काम किया था और क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस थी तो उसे जल्दी से क्लोज करना था, तो इसलिए एहसान ने उमर को जेल में डलवा दिया। एनीवेज जेल में वो ओल्ड प्रिजनर बाकी प्रिजनर्स को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि वो लोग गाजी बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं प्रिजनर्स में से मुश्ताक का बेटा साजिद भी शामिल था, जो कि उस ओल्ड प्रिजनर को अपोज करता है और इस पे बाकी प्रिजनर्स उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। सीन शिफ्ट होकर महा की तरफ आता है, जहां मुश्ताक उससे मिलने हॉस्पिटल आया था। यहाँ हॉस्पिटल में मुश्ताक महा को एक लास्ट बार उनकी हेल्प करने के लिए बुला रहा था, जिसमें महा उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, बट वो एक शर्त रखती है जिसके मुताबिक उसे उस मिस्टीरियस प्रिजनर से अकेले में कुछ बात करनी थी। मुश्ताक मान जाता है और इसके बाद हम मुश्ताक को अताउल नाम के एक आदमी के घर पे देखते हैं, जहां अताउल की वाइफ मुश्ताक को बताती है कि अताउल अभी घर पर नहीं है। अब यहाँ इन दोनों की बात से पता चलता है कि मुश्ताक के बेटे ने कोई बड़ा अपराध किया था, जिसकी वजह से वो जेल में सजा काट रहा था और मुश्ताक ने अताउल को पैसे वगैरह देकर उससे एक डील की थी कि जब मुश्ताक के बेटे साजिद का पासपोर्ट बन जाएगा तब अताउल साजिद की जगह जेल चला जाएगा ताकि साजिद कंट्री छोड़कर बाहर जा सके। अब मुश्ताक के जाने के बाद अताउल की वाइफ अताउल को एक सीक्रेट रूम से बाहर निकालती है और हम देख पाते हैं कि अताउल कहीं भागने की तैयारी कर रहा था क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था। यहीं कुछ दूरी पे हम बुड़के वाली लेडी को भी देखते हैं जो कि मुश्ताक का पीछा किए जा रही थी। रात को मुश्ताक जब जेल के बाहर आता है तब खयार उसे बताता है कि मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर आया है जिसके अकॉर्डिंग इस जेल के प्रिजनर्स को कुछ ही दिन बाद दूसरे किसी जेल में शिफ्ट करना था। खयार कहता है कि आप साजिद की चिंता मत कीजिए, उसे मैं छिपा दूंगा, लेकिन उस मिस्टीरियस प्रिजनर का कुछ करना होगा। खयार मुश्ताक को बताता है कि उसके पास एक आइडिया है, हम रातों रात उस मिस्टीरियस प्रिजनर को गायब कर देंगे और किसी को कोई खबर नहीं होगी, यानी कि जैसे वो अपने आप आया था वैसे ही वो अपने आप गायब हो जाएगा और किसी को कोई शक नहीं होगा। मुश्ताक खायर को परमिशन देता है कि तुम जो भी करो मेरा बेटा बच जाना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग खायर मोहब्बत अली के चेले रोनी से मिलता है और उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो रात को उस मिस्टीरियस प्रिजनर को जान से मार दे तो वो उसकी सजा कम करा देगा और उसे जेल से जल्दी बाहर निकलवाने का प्रबंध भी कर देगा।
यहाँ अशफाक अपने बॉस के पास जाकर उसे उमर के केस के बारे में सब बता देता है और रियल मर्डर राजेश्वर पॉल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, जो कि प्रेजेंटली एक मेंटल असाइलम में एडमिट होकर छिपा हुआ था। अशफाक का बॉस उसे बहुत अप्रिशिएट करता है और इसके बाद अशफाक मुश्ताक के पास जाता है, जहां वो मुश्ताक से कहता है कि उसने उमर के केस को सॉल्व कर लिया है और इस सब का असली अप्रिशिएशन उस मिस्टीरियस प्रिजनर उर्फ गाजी बाबा को जाना चाहिए, क्योंकि उसी ने उस दिन उसकी पॉकेट में वो नोट रखा था जिसमें लिखा था कि उमर का केस एहसान संभाल रहा था और उससे ही सारे क्लूज मिल गए। अशफाक मुश्ताक से कहता है कि उसने उस प्रिजनर को अपने पास ही रखना चाहिए, वो उनकी बाकी केसेस सॉल्व करने में भी मदद कर देगा। मुश्ताक उसकी किसी बात पे ध्यान नहीं देता और वो अशफाक की बात उसे चिढ़कर उससे लड़कर उसे यहाँ से वापस भेज देता है। रात को वहां मुश्ताक के कहने पर यहाँ आती है और उस मिस्टीरियस प्रिजनर को उसके सामने लाया जाता है। मुश्ताक वहां से कहता है कि अगर ये प्रिजनर किसी की आंखें देखकर उसके बारे में बता सकता है तो इससे कहो कि मेरे बारे में बताए, मैं यहाँ किस इरादे से आया हूँ ये बताए। वो प्रिजनर महा को साइन लैंग्वेज में मुश्ताक को थैंक्स कहने लगता है। वो बताता है कि आज तक जिस भी जेल में वो रहा है वहां उसके साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। मुश्ताक को ये सब नहीं सुनना था तो वो उस प्रिजनर को मारने लगता है और किसी तरह गार्ड मुश्ताक को उससे अलग करके यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ माया खयार और वो प्रिजनर ही मौजूद थे और माया खयार से कहती है कि वो थोड़ी देर उस प्रिजनर से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। खयार उसे इसकी परमिशन नहीं देता और अगली सुबह यहाँ आने के लिए कहता है। अगले दिन यहाँ जेल में राजेश्वर आता है जिसे उमर की जगह यहाँ लाया जाता है। यहाँ एक प्रिजनर राजेश्वर से पूछता है कि वो किस जुर्म में यहाँ आया है। इस पर राजेश्वर रिप्लाइज कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन अब कुछ करने वाला हूँ। एनीवेज यहाँ महा मिस्टीरियस प्रिजनर से बात करने आती है, जहां वो प्रिजनर कहता है कि अब हमें साइन लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये प्रिजनर सब बातें समझ सकता था और बोल भी सकता था। महा इस प्रिजनर को अपनी मदर की एक वीडियो दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या वीडियो में मदर सच कह रही है कि मेरे फादर अभी तक जिंदा है, अगर जिंदा है तो वो कहाँ है। वो प्रिजनर एक टिश्यू पेपर पर फ्रेंच में किसी आदमी का नाम लिखता है और एक और पेपर पर एक बटरफ्लाई बनाकर महा को देता है और उससे कहता है कि फादर एल्फ्रेड को पता है कि आगे क्या करना है, उन्हें बस ये पेपर्स दिखा देना। वहीं दूसरी तरफ आईजी मुश्ताक के पास आता है और उससे रिपोर्ट मांगता है और वो लेडी कौन थी जो कि जेल में घुसी चली आई थी और उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में क्या पता लगा है। मुश्ताक यहाँ बात को ये कहकर संभाल लेता है कि वो लेडी बस ऐसे ही कोई रैंडम पागल औरत थी और वो फुटेज जो मीडिया के पास थी वो भी फेक और फोर्स्ड है। खैर रात को जब मुश्ताक अपने घर पर रेस्ट कर रहा होता है तब पन्ना उसे एक लेटर ला कर देती है जो कि कोई उनके डोर पे छोड़ गया था। इस लेटर में लिखा था कि जब तक गाजी बाबा सही सलामत रहेंगे तब तक तुम्हारा बेटा भी सही सलामत रहेगा। ये पढ़ते ही मुश्ताक भागकर जेल की तरफ जाता है क्योंकि आज रात को ही रोनी उस मिस्टीरियस प्रिजनर यानी कि गाजी बाबा को जान से मारने वाला था। मुश्ताक समय रहते मिस्टीरियस प्रिजनर के सेल में आ जाता है जहां रोनी उसे मारने वाला था, लेकिन वो उसे बचा लेता है। अगली सुबह हम माँ को देखते हैं जो कि फादर एल्फ्रेड के पास आ गई थी। फादर प्रेयर करके महा से डिस्कशन करने का डिसाइड करते हैं और उसे अपने ऑफिस में उनका वेट करने के लिए कहते हैं। ऑफिस में महा कई किताबें वगैरह देखती है जिनमें से उसे एक द ब्लैक शिप ऑफ 1971 नाम की बुक दिखाई देती है और इसे किसी डेविड एडम्स नाम के आदमी ने लिखा था। नाउ टू अ कंप्लीट सरप्राइज ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जेल का वही मिस्टीरियस प्रिजनर उर्फ गाजी बाबा था। तभी सीन शिफ्ट होकर डेविड पे आता है जहां राजेश्वर उसके सेल के पास आ चुका था और वो राजेश्वर को देखकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कारागार सीरीज के सीजन 1 की कंप्लीट स्टोरी एंड आई नो यहाँ कई सारे सवाल हैं जो कि अब तक आपके मन में आ चुके हों और इसका जवाब भी सीरीज में नहीं दिया गया है। अब ये सवाल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ये मिस्टीरियस प्रिजनर कौन है, इसका माँ के फादर से क्या लेना देना है, क्या इस प्रिजनर का साजिद से कोई कनेक्शन है, उस किताब का इस सीरीज में क्या कनेक्शन है। वेल इन सारे सवालों का जवाब तो हमें सीजन 2 में ही मिलेगा। फिलहाल हमें बस ये पता चलता है कि उस किताब को इस मिस्टीरियस प्रिजनर ने लिखा था और शायद इसका नाम है डेविड। अब यहाँ पे मैं एक थ्योरी देते हुए सीजन 2 की थोड़ी सी स्टोरी प्रिडिक्ट करूंगा, तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए, पोटेंशियल स्पॉइलर, तो यहाँ आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। सो बेसिकली थ्योरी के हिसाब से डेविड और महा के फादर कलापनी और अदर मेजर प्रिजन्स पर रिसर्च कर रहे थे जहां उन्हें पता चलता है कि किसी तरह इन जेल्स में करप्शन है और लॉज के साथ खेल हो रहा है। निर्दोष लोगों को कई साल तक बंदी बनाकर रखा जाता है और जो लोग एक्चुअल में दोषी है वो बाहर है। कहीं ना कहीं साजिद का कोई बड़ा केस इसी तरह के करप्शन का हिस्सा है जहां मुश्ताक साजिद को इल्लीगली इंडिया से बाहर भेजने के फिराक में है। अब क्योंकि डेविड इस जेल के जेलर यानी कि मुश्ताक का सच भी बाहर लाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ अपीयर हुआ है एंड इस काम में जेल के अंदर का कोई आदमी शामिल होगा। तभी वो अचानक तो सेल में अपीयर हुआ। मेरा कहना है कि ये सब स्टेज किया गया है। अब ये स्टेजिंग इतने अच्छे से हुई है कि सबको लग रहा है कि वो गाजी बाबा है, उसके अंदर कुछ सुपरनैचुरल पावर है। इनफैक्ट जो केसेस की इन्फॉर्मेशन है वो भी मुझे लगता है डेविड को कहीं और से मिल रहा है और डेविड एकदम एक्ट कर रहा है कि वो सब कुछ समझ सकता है।
डेविड जानबूझकर एक्टिंग करता है और पुलिस को मीर जाफर और सिराजुद्दौला की कहानी में उलझाए रखा ताकि उसे और समय मिल जाए यहाँ इन्वेस्टिगेशन का। इस पूरे समय में उसने उमर को न्याय दिलाया और अशफाक को भी एक तरह से अपनी साइड ही कर लिया। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट सीजन में हमें कहानी तो आगे बढ़ती दिखेगी ही, साथ में कुछ बैक स्टोरी मिलेगी जिससे काफी कुछ क्लियर होगा। फॉर नाउ आई कैन से कि ये कंटेंट मुझे बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग लग रही है एंड ये प्रॉमिसिंग भी है। आई मीन मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ सीजन 2 के लिए। बस देखना है कि यहाँ से ये लोग इसको और आगे ले जाते हैं या फिर रुइन करते हैं। मेरा वोट है कि शायद यहाँ से अच्छा ही होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दी गई पहले लिंक पर क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहां आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करें टू गेट 50% ऑफ ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।